कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली में तो। 90 के दशक की एक अदाकारा जो अपनी बिंदास अदाओं और खूबसूरती के लिए चर्चित थीं। महबूब सनम मुझे मेरी कसम ना हाथ लगा गोरे तन को। जिनकी बेदाग सुंदरता और बोल्डनेस ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा। जवां दिलों की धड़कन रही इस अदाकारा ने जितनी सुर्खियां अपनी प्रोफेशनल लाइफ से बटोरी, उससे कहीं ज्यादा चर्चे इनकी पर्सनल लाइफ के रहे। औरत उस वक्त तक सीता सावित्री होती है जब तक उसका पति राम और सत्यवान होता है। जिस दिन ये मर्यादा टूटती है ना, औरत एक ऐसा उलझा हुआ सवाल बन जाती है जिसे कोई मर्द सुलझा नहीं सकता। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने 90 के दशक में एक मैगजीन के लिए ऐसा आपत्तिजनक फोटो शूट कराया जो कि इतना बोल्ड था कि इन पर कोर्ट केस तक हो गया और जुर्माना भी लग गया था। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। क्या आप मानेंगे कि इन्होंने एक स्मगलर से शादी के लिए अपना अर्श पर चल रहा करियर छोड़ दिया, इस्लाम धर्म अपनाकर नाम बदल लिया और उससे शादी कर ली। चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने। और क्या आप सोच सकते हैं कि इन्होंने अचानक सब कुछ छोड़ दिया और एक साध्वी बनने का दावा करने लगी। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान। तो कौन थी ये अदाकारा और कैसे इनका नाम देश के मशहूर चारा घोटाले में भी सामने आया था, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। भरो मांग मेरी भरो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज के अपने शो में हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की, जो अपने करियर के पीक पर अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गईं। आएगी हर पल तुझे मेरी याद। दोस्तों, ममता की पूरी जिंदगी विवादों में घिरी रही। इन्होंने अपने फिल्मी करियर को लेकर इतनी सुर्खियां नहीं बटोरी जितना कि असल जिंदगी और अपने विवादों को लेकर बटोरी। इन विवादों के चलते इन पर एक बुक भी लिखी गई और एक फिल्म भी बनने जा रही है। आज हम अपने शो में इनकी निजी जिंदगी और इनसे जुड़े विवादों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कौन थी ममता कुलकर्णी और इनका फिल्मों में कैसे आना हुआ था। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी दो बहनें थीं, मिथिला और मोलिना। इन दोनों ने भी आगे चलकर फिल्मों में ही काम किया। ममता की पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई और ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई में ही रहा करती थीं। ममता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये बॉलीवुड में आना ही नहीं चाहती थीं, पर इनकी मां ने इन्हें एक्ट्रेस बनाना चाहा तो अपनी मां के कहने पर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। और मम्मी का तो दैट 1940-50 तो दैट people even had the desire. And believe me, I have no interest in films. इन्होंने साल 1991 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक तमिल फिल्म नन बरगल से की, जो कि सुपरहिट रही। और ममता ने अपने इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म के बाद लोगों ने इन्हें स्टार बना दिया। पहली फिल्म के बाद ही ऐसी खबरें आने लगी कि कई लोगों ने इनके नाम के टैटू तक बनवा लिए थे। It was the biggest hit of that year. एंड लोगों ने तो मेरा नाम उनके हाथों पे क्या उसको बोले टैटू किया था। इसके बाद साल 1992 में इन्हें हिंदी फिल्मों में एंट्री मिल गई और बॉलीवुड में तिरंगा और मेरा दिल तेरे लिए फिल्में रिलीज हुई। मेरी जान बचा दे, मेरी जान बचा दे। इन दोनों फिल्मों में इनका रोल ज्यादा बड़ा नहीं था, पर दर्शकों ने इन्हें बॉलीवुड में नोटिस जरूर किया। साल 1993 में आई फिल्म आशिक आवारा से इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में असली पहचान मिली। इस फिल्म से ही सैफ अली खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए ममता को फिल्म फेयर की तरफ से न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद इन्होंने कई हिट फिल्में दी। इनमें से प्रमुख रहीं वक्त हमारा है,
करण अर्जुन, बाजी, क्रांतिवीर और सबसे बड़ा खिलाड़ी। आंगन में पायल छनकेगी, पनघट फिर से गाए। ममता कुलकर्णी कुछ ही साल में उन एक्ट्रेसेस में शुमार हो गईं जिन्होंने शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान, गोविंदा और सैफ अली खान जैसे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। ममता कुलकर्णी ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जिस समय इनकी पहली तेलुगु फिल्म सुपरहिट हुई थी, उसके नेक्स्ट डे इनके पास 60 फिल्मों के ऑफर आए थे। और बॉलीवुड की बात करें तो इनको यहाँ भी बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स एक साथ मिलने लगे थे। I got offers like I got at least 60 films offers. इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि कई सारी फिल्म को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जैसे मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, अफलातून, आंटी नंबर 1, सपूत और होगी प्यार की जीत। इसी दौरान ममता कुलकर्णी ने घातक फिल्म में एक आइटम नंबर किया जो आते ही सुपरहिट हो गया और बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली में तो। अब बात करते हैं इनकी जिंदगी की कुछ कंट्रोवर्सीज की, जो इन्हें मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार करती हैं। ममता कुलकर्णी ने सितंबर 1993 में स्टार डस्ट मैगजीन के लिए एक आपत्तिजनक फोटो शूट करवाया। ये वो समय था जब कोई एक्ट्रेस ऑन स्क्रीन बोल्ड सीन करने से कतराती थी और बिकनी भी कम ही हीरोइनें पहना करती थी। ममता की तस्वीर के साथ जैसे ही ये मैगजीन बाजार में उतरी तो इस पर विवाद शुरू हो गया, जबकि एक तरफ लोगों ने इसे काफी पसंद भी किया और आलम ये था कि लोगों ने मैगजीन को ब्लैक में खरीदा। ममता कुलकर्णी को इस तरह का फोटो शूट कराने के लिए बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया और वुमेन कमीशंस ने इनके ऊपर केस तक कर दिया। फिर इन्हें इस हरकत के लिए जुर्माना भी देना पड़ा। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि अब इनका करियर बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं कि खूबसूरती के मामले में तो ममता कुलकर्णी ने सभी एक्ट्रेसेस को पछाड़ा ही था, इस फोटो शूट के बाद तो बोल्डनेस के मामले में भी सभी को पीछे छोड़ दिया था। अब बात करते हैं इनसे जुड़ी अगली कंट्रोवर्सी की। तो फिल्म घातक के समय से ही डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और ममता की दोस्ती हो गई थी, जिससे उनकी अगली फिल्म चाइना गेट में भी ममता रिपीट हुई। लेकिन इस फिल्म के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि राजकुमार संतोषी और ममता कुलकर्णी के बीच की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। बकौल राजकुमार संतोषी, ममता कुलकर्णी ने इस फिल्म के दौरान बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया, जिस कारण उन्होंने ममता को फिल्म से बाहर निकालना चाहा, लेकिन निकाल नहीं पाए, क्योंकि कहा जाता है कि उस दौरान ममता कुलकर्णी ने अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को यूज करके छोटा राजन से राजकुमार संतोषी को धमकी दिलवा दी थी। लेकिन इधर ममता ने मीडिया में आकर राजकुमार संतोषी पर आरोप लगाया कि उन्होंने इनसे कुछ आपत्तिजनक फेवर्स मांगे थे, और जब ममता ने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने फिल्म से निकाल देने की धमकी दी, और जब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए तो फिल्म में इनका रोल काफी काट दिया। इसी फिल्म के दौरान एक और इंसिडेंट हुआ जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ममता कुलकर्णी फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा के बहुत क्लोज आ गईं। हालांकि टीनू वर्मा मैरिड थे और 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों ने चोरी चुपके शादी तक कर ली। लेकिन जल्द ही दोनों के रिश्तों में प्रॉब्लम आने लगी। जानकारों की माने तो टीनू वर्मा की वाइफ ने इन दोनों को एक बार आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया था, और इसके बाद ही इनका ये रिश्ता सामने आ गया था, जो कि बाद में खत्म हुआ। हालांकि ममता कुलकर्णी ने इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन टीनू वर्मा ने मीडिया के सामने एक बयान दिया था कि ममता कुलकर्णी के लिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़कर एक बहुत बड़ी गलती की थी। उनका ये बयान अपने आप में इस रिश्ते का कंफर्मेशन था। अगले विवाद की बात करें तो ममता कुलकर्णी ने रांची में एक बार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उस डांस परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। बताते हैं कि ये प्रोग्राम एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन और उसके गैंग के लिए था, और इस छोटी सी परफॉर्मेंस के लिए ममता कुलकर्णी को जो अमाउंट मिला था वो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को एक फिल्म में काम करने के लिए कभी भी नहीं मिलता था। जी हाँ, ये रकम थी पूरे 1,25,00,000 रुपए।
कहा जाता है कि रांची में परफॉर्म करने के बाद ममता कुलकर्णी ने उस पॉलिटिशियन और उसके दोस्तों के साथ पटना में भी कुछ दिन बिताए थे। लेकिन ये बात तब सामने आई जब चारा घोटाला हुआ और इसकी जांच में सामने आया कि उसका कुछ पैसा ममता कुलकर्णी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद ममता कुलकर्णी से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने परफॉर्म किया था और उसी के लिए मुझे ये पैसा मिला था। ऐसा ही साल 1997 में दुबई में एक हाई प्रोफाइल पार्टी के दौरान भी हुआ। वहां पर चेन ऑफ होटल्स की लॉन्चिंग थी और इसके लिए बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज को टिकट देकर दुबई बुलाया गया था। ये पार्टी बहुत ही आलीशान थी और बॉलीवुड की कई नामचीन सितारों के साथ साथ ममता भी यहां पहुंची थी। इस पार्टी के बाद स्टार्स को बहुत ही महंगे रिटर्न गिफ्ट्स दिए गए और इस दौरान विकी गोस्वामी नाम का जो शख्स गिफ्ट दे रहा था उसका नाम इल्लीगल एक्टिविटीज में आ चुका था। 1997 में ही विकी गोस्वामी को दुबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और 25 साल की सजा सुनाई। इसके बाद ममता भी दुबई शिफ्ट हो गई थी। कहा तो ये भी गया कि विकी के प्यार में इन्होंने अपने करियर को छोड़ दिया और आगे ऐसा कदम उठाया जो कि चौंकाने वाला था। जिस दौरान विकी गोस्वामी जेल में था उसी दौरान ममता कुलकर्णी विकी गोस्वामी का बिजनेस भी संभाल रही थीं और कुछ समय इंडिया में तो कुछ समय दुबई में रहने लगी थीं। साल 2002 से 2013 तक ममता की कोई खबर मीडिया में सामने नहीं आई। इसके बाद साल 2013 में दुबई के एक न्यूज़पेपर में इनकी एक फोटो छपी जिसमें ये बताया गया कि ममता कुलकर्णी ने विकी गोस्वामी से दुबई की जेल में जाकर शादी रचा ली है और वहां पर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। ममता ने इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम आयशा बेगम रख लिया और विकी ने अपना नाम यूसुफ अहमद रख लिया था। कुछ समय जेल में और बिताने के बाद विकी को जेल से जल्दी ही रिहा कर दिया गया और कहा गया कि उन्होंने जेल में अच्छा व्यवहार किया है। इसके बाद विकी गोस्वामी ने ममता कुलकर्णी के साथ दुबई छोड़ दिया और केन्या शिफ्ट हो गया। लेकिन 2014 में खबर आई जिसमें बताया गया कि ममता कुलकर्णी और इनके हस्बैंड विकी गोस्वामी को केन्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल विकी गोस्वामी पहले ही केन्या से भागकर दुबई आया था और उस पर केन्या में कई मामलों में केस चल रहे थे और जब केन्या पुलिस को पता चला कि विकी वापस आ गया है तो पूछताछ के लिए उसे उठा लिया। इसी दौरान ममता कुलकर्णी की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें इन्होंने अपने आप को एक योगिनी बताया था और कहा था कि ये तो मोह माया त्याग कर आध्यात्म में चली गई हैं। इन फोटोज में ये पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही थीं। इसके बाद साल 2016 में एक बहुत बड़ी मुसीबत इनके ऊपर आई जब पता चला कि मुंबई पुलिस को एक बहुत बड़ी डील के मामले में पता चला है कि इन दवाइयों की कीमत 12 लाख रुपए है और जो लोग इसमें शामिल हैं उसमें ममता कुलकर्णी और विकी गोस्वामी का भी नाम है। और इसी डील से ये भी पता चला कि मुंबई में एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है जिसकी कीमत तकरीबन 2000 करोड़ रुपए है। इसके बाद मुंबई पुलिस भी ममता की तलाश करने लगी। तभी लंबे वक्त से गायब ममता कुलकर्णी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर खुद ही शेयर किया जिसमें इन्होंने खुद को एक योगिनी बताया और कहा कि मैं तो अब स्पिरिचुअल दुनिया में आ चुकी हूँ। इसमें इन्होंने ये भी कहा कि मैं अपना एक अलग जीवन जीती हूँ और लोगों को जो बोलना है बोलने दो। अभी मैं वो सब पिछला भूल चुकी हूँ। आई टेल पीपल आई डोंट नो हु आर यू टॉकिंग अबाउट, इट्स नॉट मी। They then insist, it's no ma'am, it's you, we recognize you. साथ ही इन्होंने कहा कि विकी गोस्वामी से इन्होंने कभी शादी नहीं की, वो सिर्फ इनका दोस्त है। साथ ही कहा कि विकी को दुनिया अगर बुरा कहती है तो दुनिया बुरी है, पर विकी बुरा नहीं है और मैं हमेशा उसके साथ हूँ। लेकिन इन मामलों के कारण विकी और ममता दोनों वांटेड हो चुके थे। कोर्ट ने इन दोनों को पेश होने के लिए कहा लेकिन फिर भी दोनों सामने नहीं आए। पुलिस ने मुंबई में ममता कुलकर्णी की प्रॉपर्टी को सीज कर दिया और इनके घर के बाहर वांटेड का नोटिस चिपका दिया। इसके बाद पुलिस ने ममता कुलकर्णी की फैमिली से भी पूछताछ की और विकी गोस्वामी के अहमदाबाद के घर को भी खंगाला और उसे भी सीज कर दिया। बता दें कि ये दोनों आज की डेट में भारत में वांटेड हैं, लेकिन ममता कुलकर्णी सोशल मीडिया पर खुद को साध्वी बताती हैं। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी, जिसमें इन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में अलग अलग तरह की बातें लिखी हैं और खुद के योगिनी बनने के बारे में भी कहानी लिखी है। खबर है कि इस पर एक फिल्म भी बनने वाली है।
एक चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी ने भारत आने के बारे में पूछे जाने के सवाल पर कहा कि मैं इंडिया आना चाहती हूं और आऊंगी भी, लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है। तो ये थी कहानी 90s के दौर की मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की, जिन्होंने कुछ गलत कदम उठाकर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही विवादित और बर्बाद कर दिया और एक क्रिमिनल की तरह वांटेड बन गईं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।